एनटीए की सेकंड वीडियो। ठीक है, पहली वीडियो हम लोगों ने डाल रखी है। अब एनटीए ने जो क्वेश्चंस 2025 में पूछे गए हैं उसकी हम लोग सेकंड वीडियो लेके सेकंड वीडियो के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसी के बेस पे इस बार भी एनटीए क्वेश्चन नीट 2025 में पूछ रहा है। जैसे सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में मुझे करंट दे रखा है और मुझसे कहा है कि इसकी आरएमएस करंट क्या होगा। देखो एक बात देखो, अगर मैं मुझसे आरएमएस करंट पूछेगा यानी कि आई आरएमएस अगर मुझको निकालना है तो आई आरएमएस में क्या, यहाँ पर देखो साइन है और यहाँ पर क्या है कॉस। साइन और कॉस है तो सबसे पहले अंडर रूट लगाओ। अंडर रूट लगाने के बाद में जो पहला है इसका आई ए है तो आई ए का स्क्वायर बटे क्या कर दो 2 प्लस आई बी है तो आई बी का स्क्वायर बटे 2। दोनों का एलसीएम लेके हम लोग निकालेंगे तो ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मान लो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एडिशन और कर दूं, यहाँ पर मैं प्लस में आई सी और कर दूं, प्लस में आई सी। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ अब आई आर एम एस क्या होगा। तो देखो ये तो पूरा ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट आई ए का स्क्वायर बटे 2 प्लस आई बी का स्क्वायर बटे 2 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या मेरे पास में आई सी के पास में ना तो मेरे पास साइन है ना ही मेरे पास कॉस है। अगर साइन और कॉस नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा आई सी का स्क्वायर। इसके नीचे 2 नहीं आएगा, इसके नीचे 2 नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, तुमसे आरएमएस पूछ लिया था तो ठीक है, अगर तुमसे आरएमएस के बाद में आरएमएस के अलावा अगर तुमसे एवरेज पूछ लेता तो देखो आई एवरेज का जो फार्मूला होता है, एवरेज का फार्मूला, एवरेज के फार्मूला में याद रखना, अगर यहाँ पर इक्वेशन में सिर्फ साइन और कॉस है, साइन और कॉस, तो साइन और कॉस का एवरेज होता है 0, यानी कि आई ए ये भी 0 हो जाता, आई बी ये भी 0 हो जाता। लेकिन अगर मैं आई सी की बात करता तो आई सी मेरा सिर्फ यहाँ पर क्या बचता, आई सी। क्यों आई सी क्यों बचता, क्योंकि इसमें ना तो मेरा साइन है और ना ही मेरा कॉस है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आई सी बचेगा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज में और आई आर एम एस में ये याद रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से इस बार पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, मुझसे कहा गया है कि फोर्स मुझको दे रखा है, फोर्स दे रखा है और मुझे वर्क डन दे रखा है। मुझसे कहा गया है द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर इफ़ द कांस्टेंट अल्फा 1 मीटर, और तुमसे बीटा की वैल्यू पूछी है। देखो हम एक बात जानते हैं, यहाँ पर जब हम लोग फोर्स को देखते हैं तो ये जो मेरा फोर्स है ना, ये मेरा वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है वो हो जाता है एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, देखो फोर्स की जगह क्या दे रखा है, फोर्स की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। कहाँ तक डिस्प्लेस किया है मैंने, 1 मीटर तक, तो 0 से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनटू क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा बीटा एक्स की पावर 3/3। ठीक है, लिमिट लगा दो, मैंने लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दी, 0 से लेके 1 तक लिमिट लगा दी। अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा अल्फ़ा, एक्स की जगह एक बार 1 रखो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3। ठीक है, और जब मैं 0 रखूंगा तो टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0। वर्क डन यहाँ पर है कितना मेरा, वर्क डन है मेरा 5 जूल। ठीक है, वर्क डन मेरा 5 जूल है। अल्फ़ा की जगह मैंने क्या रखा, अब देखो क्वेश्चन में अल्फ़ा की जगह मुझे क्या दे रखा है 1 न्यूटन। अगर यहाँ 1 न्यूटन रखूंगा तो ये इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा 4, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 3 जा 12, तो मेरा 12 आंसर यानी कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अगर यहाँ पर वेरिएबल फोर्स होगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए, और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा करके हम लोग वर्क डन को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है, देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखो इसकी फिगर इसमें मेंशंस नहीं है, फिगर मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ तुमको। फिगर में तो उसके क्या कह रखा था कि मान लो मेरे पास में एक ऐसे एरिया हो, इस प्रकार से एक एरिया है, इस एरिया के पार्ट करो, ये ऐसे पार्ट थे। ठीक है, अब ये इसमें देखो ये पार्ट था, अब कहा था यहाँ से सेंटर से कोई भी आर डिस्टेंस पर, सेंटर से कोई भी आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा था Q, और Q का चार्ज कितना था 1 कूलम, और तुमसे कहा था इसमें जो शेडेड एरिया है, ठीक है, शेडेड एरिया मेरा इतना, जैसे ये मेरा शेडेड एरिया हो, ये शेडेड नीचे ये शेडेड एरिया था, इस शेडेड एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा।
ठीक है। तो देखो फ्लक्स हम लोग जानते हैं, अगर ये पूरा बंद होता तो कितना फ्लक्स निकलता, तो पूरा बंद होता तो फ्लक्स निकलता Q/ε0। हम लोग गॉस के नियम से जानते हैं Q/ε0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेसेस कितनी होती हैं, टोटल सरफेसेस थी 6, तो यहाँ पर नीचे वाली सरफेस कितनी है 1, तो एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, वो हो जाता है हमारा Q/6ε0, ठीक है। अब देखो नीचे वाले पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है Q/6ε0, लेकिन नीचे कितना शेडेड एरिया से पूछा है, इतने शेडेड एरिया से पूछा है। अगर तुम टोटल देखोगे, टोटल यहाँ पर कितने इक्वल एरिया हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एरियाज कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 8। तो 8 से निकलने वाला, इस पूरे 8 से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो है Q/6ε0। तो तुमसे किससे पूछा है, तुमसे शेडेड एरिया में कितने हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आ रहे हैं ना, तो 6 हैं, तो 6 से कितना होगा, 6 से कितना हो जाएगा, तो 6 से हो जाएगा यहाँ पर 8 से इतना है, तो 6 से कितना हो जाएगा, तो 6 से हो जाएगा, 6 से कितना गुजरेगा, तो 6 से Q/8 × 6ε0 × 6 से इतना, तो इससे जब हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा Q/8ε0, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर था यहाँ पर जैसे मैंने 6 ले लिया है, यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर 5 था, ठीक है। यहाँ पर ये वाला भी खाली था, तो 5 था, तो इसलिए ये ऑप्शन था। बस तुमसे इस प्रकार से, मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन नीट है, नीट तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी मेरे पास में एक बंद डिब्बा है, ठीक है, उस बंद डिब्बे के अंदर कोई चार्ज रखा है Q, तो बताओ उससे एक साइड से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो सीधा है एक साइड से फ्लक्स निकलेगा Q/6ε0, इससे फ्लक्स मेरा निकलेगा। लेकिन अगर वो कहीं यहाँ पर रख दिया, मान लो चार्ज उसने यहाँ रख दिया, यहाँ चार्ज रख दिया, तो एक डिब्बे से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, एक डिब्बे से, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग किसी भी चार्ज को, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम बीच में रखेंगे तो कितना फ्लक्स निकलेगा Q/6ε0। लेकिन अगर मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ किसी भी साइड पर यहाँ रख दिया, ये साइड जितनी भी साइड दिख रही है यहाँ पर कितना निकलेगा, तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रख दिया जाएगा तो ये पूरे क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/4ε0, याद रखना Q/4ε0। लेकिन अगर कहीं बीच में रख दिया जाए, जैसे इसके ऊपर सतह पर यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए, तो जो इस पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो होगा तुम्हारा Q/2ε0, ठीक है। लेकिन यदि मैं किसी कोने पे रख दूं, यहाँ पर किसी कोने पर रख दूंगा, तो कोने पर रख दूंगा तो इस पूरे से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो होगा Q/8ε0। ये चीज़ें याद कर लेना, क्वेश्चन या तो यहाँ से पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना इस बार के नीट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हैगा, ठीक है, सही है। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में एक बात याद रखना, जो मैं अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन ये समझ लो नीट में मेरे लिए उम्मीद है 90% प्लस उम्मीद है कि इस प्रकार से क्वेश्चन नीट में 2025 में पूछ रहा है, नीट 2025 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तुमसे कहा गया है एक वायर है जिसका 9 ओम रेजिस्टेंस है, इसे बेंट कर दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और सभी एंगल 60 डिग्री के हों, ठीक है, ऐसे इसे कन्वर्ट कर दिया गया। और तुमसे कोई भी 2 वर्टेक्स, मान लो एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, तुम कोई 2 वर्टेक्स ले सकते हो, उस 2 वर्टेक्स के अराउंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। देखो 9 ओम का है, 9 ओम को अगर 3 भागों में डिवाइड किया तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 ओम के हो गए। ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, 3 और 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे 6। तो एक तरफ ऊपर रेजिस्टेंस जो तुम्हारा हो जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम का, और नीचे जो रेजिस्टेंस हो गया वो तुम्हारा हो गया 3 ओम का, ठीक है, ऊपर 6 ओम का, नीचे 3 ओम का। अब ये दोनों देखो, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, अगर दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा 6 × 3 / 6 + 3, 6 × 3 = 18 / 9, यानी कि कितना इक्विवेलेंट आया 2 ओम। यह तो क्वेश्चन तुमसे इस प्रकार से पूछेगा। यह क्वेश्चन तुमसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो मेरे पास में कोई उसने कह दिया कि मान लो मेरे पास में 16 ओम का रेजिस्टेंस है, 16 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने किसी भी स्क्वायर में बदल दिया, स्क्वायर का मतलब है वर्ग में बदल दिया, ऐसे वर्ग में, ठीक है। तो कोई भी 2 अपोजिट वर्टेक्स ले लिया, अपोजिट वर्टेक्स हैं ये, इन दोनों के अलाउंग बताओ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो 4 में बदला है तो इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखोगे 4 और 4 ये कितने हो जाएंगे
8 और ये भी 8, ठीक है। और 8 8 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 8, ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो उसने तुम्हें कोई ओम दे दिया, उसने कहा बताओ मेरे पास में 16 ओम रेजिस्टेंस है, उस 16 ओम रेजिस्टेंस का जो वायर है उसको उसने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अगर एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके बाद में पूछे बताओ डायमीटर क्या लाऊं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसको 2 भागों में कन्वर्ट किया है, तो इधर 16 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 8 और इधर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और इनका जो इक्विवेलेंट निकालोगे वो कितना आ जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार या तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन तुमसे पूछने की संभावना 90% संभावना है कि इस प्रकार से नीट इस बार क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे पास में एक करंट है 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट है, मैंने एक साइड ले ली, ये मान लो मैंने एक साइड ले ली, ठीक है। स्क्वायर है मेरे पास में, एक स्क्वायर लूप है। तुमसे पूछा है इसका सेंटर होगा यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1/√2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली अगर मैं इसको d ले लूं तो ये d डिस्टेंस जो हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 1/2√2, ठीक है। अब तुम देखो किसी वायर के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो वायर के कारण करंट इधर जा रहा होगा, इस प्रकार से करंट जा रहा होगा, और सबके कारण अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर देखोगे तो सभी के कारण कहाँ होगी, अंदर की ओर, ठीक है। अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, अगर मैं इसमें फार्मूला देखूं तो μ0I/4π, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है d, और साथ में एंगल क्या होता था sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। अब जरा सोचो सर μ0 पता है, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, I की वैल्यू दे रखी है 5, d की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2√2 हो गया, ये एंगल भी 45, ये भी एंगल 45, तो sin 45 प्लस sin 45। इस प्रकार से हम इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। और ऐसे कितने वायर हैं 4, 1 2 3 4, तो 4 के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मेंस अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें मेंस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे इस प्रकार से कि मान लो मेरे पास में ये ऐसे एक सेमी सर्कुलर वायर है, इसमें करंट कितना जा रहा है I, इसमें करंट जा रहा है I, इसमें भी करंट कितना जा रहा है I, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया था बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो भैया इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं अगले मिलाता हूँ तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उससे होके जाएगा, तो इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0। ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। अब पूरे एक लूप के कारण, पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था μ0I/2r, 2r, r क्या है, r इसकी रेडियस है, ठीक है। और ये आधा है, तो आधे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर वो हो जाएगा μ0I/ इसका आधा कर दोगे तो क्या आंसर आएगा 4r, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मुझे इस कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मुझसे प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है, एनर्जी डेंसिटी पूछी है। देखो शुरू में मैं कल का जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने तुमको बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला U होता है और U का फार्मूला होता है 1/2ε0E², ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया। E= हम जानते हैं क्या होता है B/D, B क्या है 20, और D देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 माइक्रो का मतलब हो गया -6, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ गया 20 × 10⁻6 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रखूँगा U बराबर 1/2 ऐसे ही, ठीक है। ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 गुणा 10⁻12, और यहाँ पर हो गया 20 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है, 10⁻6 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको काटें, ठीक है, 2 को इसको काटें तो आ जाएगा 4.4, लगभग 4.4, और 10⁻12 और ये +12 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर साथ में क्या बचेगा तुम्हारे पास में, साथ में बचेगा तुम्हारे पास में 400, ठीक है। आप गुणा करो, ठीक है। अगर हम लोग गुणा करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 18,
अच्छा सॉरी 17, ठीक है। यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर, इंटू 10 की 4 से मल्टीप्लाई किया है, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और साथ में कितने थे 100। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 2 ये हो गए और एक इधर, तो 1.76 इंटू 10 की पावर 3। आंसर कौन सा सही आ रहा है, देखो अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो लूँगा, आंसर मेरा 1 ठीक आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में बताया भी था कि इस प्रकार से भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये आ गया डायमेंशन का फॉर्मूला। एक बात याद रखना, डायमेंशन जो इस बार नीट 2025 जो डायमेंशन पूछ रहा है ना, वो टोटली जो क्वेश्चन फार्मूला पूछ रहा है वो इसी प्रकार से पूछ रहा है, मैच द कॉलम से तुम्हारा डायमेंशन पूछा जा रहा है टोटल की टोटल, ठीक है। अब देखो एंगुलर इंपल्स, किसी को एंगुलर इंपल्स का फार्मूला पता है? एंगुलर इंपल्स का फार्मूला होता है J = टाउ इंटू dt, ठीक है, टाउ इंटू dt, टॉर्क इंटू छोटा सा टाइम। अब देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है mL/t-2, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया L, ठीक है, और टाइम का क्या हो गया T। अगर मैं इसको करूँगा तो ये मेरा आ रहा है mL² t-1, तो mL² पहले का कौन सा हो गया, पहले का थर्ड हो गया, ठीक है। अब है लेटेंट हीट किसी को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग? Q बराबर एक फार्मूला होता है ml, जहाँ L क्या होती है, लेटेंट हीट, तो L बराबर क्या हो गया, Q/m, L बराबर Q/m। अब देखो तुम लोग क्या किया करो ना, ये सब निकालने की कोशिश मत किया करो, ऑप्शंस में देखो। अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँ तो पहले का तीसरा एक तो मेरे किस में है, पहले का तीसरा एक मेरा पहले में है और किस में है, तीसरे में है। अब देखो इसमें बी का पहला और इसमें भी बी का पहला, तो बी का ये तो तुमने कंफर्म निकाल दिया, ये कंफर्म निकाल दिया, तो बी का क्या होगा, पहला होगा, दोनों में पहला है, पहला होगा, ठीक है, तो बी का क्या होगा, पहला, ठीक है। अब भी चलो सही है। अब मैं अगले देखूँ, अगर मैं अगले देखता हूँ, मेरा यहाँ पर डी और सी ये दोनों गड़बड़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं जैसे डी का निकालूँ, डी क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, ठीक है। और ईएमएफ का जो फार्मूला होता है, ईएमएफ का फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं वर्क डन को निकालूं, सर वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का होता है mL²t-2, और चार्ज का क्या होता है AT। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो m ऐसे ही, L² ऐसे ही, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 a की पावर -1, t की पावर -3 a की पावर -1। इसका कौन सा आ रहा है, d का कौन सा आ रहा है, d का दूसरा, और d का दूसरा कौन से में बैठ रहा है, ये पहले में बैठ रहा है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम चाहो तो निकाल लेना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी चाहे निकाल लेना, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम चारों ना निकालने की जगह सिर्फ तुमने पहले का निकाला और डी का निकाला और तुमने कॉलम सही कर दिया। अगर तुम सबका निकालते रहोगे तो तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ बचेगा। और हमारे लिए मेन चीज़ ये है कि नीट के एग्जाम में हमारे पास में हमें क्या बचाना है, हमें टाइम बचाना है, ठीक है, सही। ऐसे ही हम और वीडियो की बात करेंगे, सारी वीडियो इसी प्रकार से देखते रहो आप लोग।